अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम की टाइप्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या था। स्पेक्ट्रम को हमने डिफाइन किया था। स्पेक्ट्रम क्या है? बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, जब हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है और हमें क्या मिलता है? एक बैंड ऑफ कलर्स। उस बैंड ऑफ कलर्स को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स थी, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। और हमने ये बात भी की थी कि जो एटम्स हैं, एटम्स कौन सा स्पेक्ट्रम देते हैं? हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एटम्स हमेशा कौन सा स्पेक्ट्रम देगा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के केस में जो हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम दूसरे एटम से डिफरेंट होगा। किसी दो एटम का लाइन स्पेक्ट्रम एक जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कि हम लाइन स्पेक्ट्रम देखकर ये बता सकते हैं कि ये एटम कौन सा है। स्पेक्ट्रम है हमारे पास, हम इस स्पेक्ट्रम को देख के बता सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो स्पेक्ट्रम समझ आ गया क्या है। आज की वीडियो में हम किस पर बात करेंगे? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पर। ठीक है, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस तरह का है उसको समझेंगे। अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कितना प्रोटॉन है? 1। इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना है न्यूक्लियस में? 0। तो एटॉमिक मास भी इसका क्या हो गया? 1। और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस फर्स्ट शेल में, के शेल में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा हाइड्रोजन किस फॉर्म में हमें मिलता है? गैस फॉर्म में। ठीक है, गैसियस स्टेट में होता है, गैस फॉर्म में, और H2 की फॉर्म में होता है, डायएटॉमिक। ठीक है, गैसियस स्टेट में और डायएटॉमिक फॉर्म में। नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर हमने बनाना है किसी भी एटम का, हमें उसके लिए क्या चाहिए? रेडिएशन चाहिए। उसी रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करेंगे तो स्पेक्ट्रम बनेगा ना। अब ये रेडिएशन हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। ठीक है, उसमें क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। ये दो मेटल प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स। एक कैथोड है, एक एनोड। हमने इन इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस फिल की है। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस फिल की है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा एटम्स में, हाइड्रोजन के एटम्स में। ठीक है, और एटम क्या करेंगे? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, अब जब एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट में होते हैं, लोअर शेल में होते हैं, वो कहाँ मूव कर जाते हैं? हायर शेल में। ऐसा ही होता है, जब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ जाती है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले के शेल में था। ठीक है, पहले कहाँ था? के शेल में। इसने जब एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये कहाँ पर आ गया? के से एल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर एम शेल भी है, एन। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, के से वो एम में भी आ सकता है, के से वो एन शेल में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। कम अमाउंट में करेगा, के से एल में आ जाएगा। अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया एनर्जी का तो वो के से एम में भी आ सकता है और एन में भी जा सकता है, डिपेंड कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले और वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया वो कहाँ चला गया? हायर ऑर्बिट में, कोई से भी हायर ऑर्बिट में, चाहे वो एल हो, एम या फिर एन, कोई सा भी ऑर्बिट हो।
उस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली हो और वो हायर ऑर्बिट में चला गया हो, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। हाइड्रोजन का एटम है, के शेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के से एल में आ गया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब ये एटम क्या हो गया? एक्साइटेड। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ हो, एक्साइटेड का वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि अभी इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है और वो हायर ऑर्बिट्स में आ चुके हैं। ठीक है। अब ये बात समझो कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम। एक्स्ट्रा अगर एनर्जी आ गई बाहर से, उसकी अपनी एनर्जी तो नहीं है ना, उसने कहाँ से ली है? बाहर से ली हुई है। तो अब जो एटम की स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो जाती है। और हर एटम ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। हर एटम क्या चाहेगा? कि वो ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आए। ठीक है। और जब एनर्जी आ जाती है एक्स्ट्रा तो क्या होता है? स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए, स्टेबिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी को इमिट करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल देता है और दोबारा से अपने पहले वाले शेल में आ जाता है। के से एल में आया था, एल से कहाँ मूव कर जाएगा? वो दोबारा से के में, और यहाँ से क्या निकालेगा? एनर्जी। जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी के से एल में आने के लिए। ठीक है। अब एटम क्या हो गया? दोबारा से स्टेबल हो गया। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन एल से दोबारा के में आ गया, मतलब वो अपने दोबारा ओरिजिनल हालत में आ गया। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है? जब एटम के इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट्स में मौजूद हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन नहीं की हो। हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है के शेल में। ठीक है। तो इस वक्त जो स्टेट है इस एटम की, वो कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अभी एटम के पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? अपने शेल में, के शेल में। तो अभी इस स्टेट को क्या कहेंगे हम? एटम की ग्राउंड स्टेट। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा के से एल में, एम में या एन में, किसी में भी आ जाएगा, उस वक्त जो स्टेट होगी उसे क्या कहोगे? एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर जो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इसे हम कहते हैं क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये बताओ कि दो स्टेट हमारे पास आ गई, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेट में एटम स्टेबल होगा? एक्साइटेड में या फिर ग्राउंड में? तो एटम किस में स्टेबल होगा? ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एटम के पास एनर्जी नहीं है। और हमने क्या देखा? जब एटम एनर्जी गेन कर लेता है एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो गया, एनर्जी गेन कर ली, मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई। अच्छा, अब अगर हम इस एनर्जी पे बात करें, जो एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही है, कितनी एनर्जी इमिट होगी? ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं। कितनी एनर्जी इमिट होगी? जितना एनर्जी डिफरेंस इन दो ऑर्बिट्स का होगा। ठीक है। के की एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो 13.6 होती है, -13.6। एल की एनर्जी क्या होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट है एनर्जी की। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एल से के में दोबारा वापस आ रहा है तो कितनी एनर्जी यहाँ से इमिट होगी? जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो डेल ई को हम कैसे लिखते हैं? डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है। एनर्जी यहाँ से इमिट हो गई। अब अगर इस एनर्जी को हम पास करें प्रिज्म से तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पेक्ट्रम। नाउ जब हम रेडिएशन को पास करेंगे प्रिज्म से तो हमें क्या मिल जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये रेडिएशन के इमिट करने से बन रहा है। ठीक है। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उसकी डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। लाइन स्पेक्ट्रम, कौन सा लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब से हमेशा हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब जब हम इन लाइन्स को और फर्दर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि इन लाइंस में भी फर्दर कुछ फाइन लाइंस मौजूद हैं। ठीक है। इन लाइंस में भी क्या है? कुछ फर्दर लाइंस हैं। तो जिन साइंटिस्ट ने इन लाइंस को डिस्कवर किया, उन्होंने अपने नाम पर
इन लाइंस का नाम रख दिया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सीरीज़ है, इसे हम कहते हैं लेमन सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? लेमन सीरीज़। सेकंड जो हमें सीरीज़ मिलती है लाइंस की, उसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़। थर्ड को हम कहते हैं पेस्टन सीरीज़, फिर फोर्थ को ब्रैकेट और फिर पी फर्न, ठीक है। तो ये 5 नाम हैं। किस बेस पर है? ये साइंटिस्ट के अपने नाम के बेस पर है जिन्होंने इन लाइंस को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब ये लाइंस बनेंगी कब? ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस कब बनेंगी? फर्स्ट सीरीज़ कौन सी है? लेमन सीरीज़। इस पर बात करते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट से आएगा, कहाँ पर? फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो सीरीज़ बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? लेमन सीरीज़। अब इस बात को समझो। देखो, एटम लोअर ऑर्बिट से कहीं भी जा सकता है, के में भी जा सकता है, एल में भी जा सकता है, एम में भी जा सकता है, एन में भी जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट शेल से कहीं भी जा सकता है। जाना हमारा मकसद नहीं है, जाने पे हमने बात नहीं करना, क्योंकि एनर्जी इमिट नहीं हो रही है। एनर्जी कब इमिट हो रही है? स्पेक्ट्रल लाइंस कब बन रही है? जब एटम दोबारा से वापस आ रहे हैं। तो हमारा कंसर्न क्या है? जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एल से भी के में आ सकता है, एम से भी के में आ सकता है, एन से भी के में आ सकता है, और कहीं और हायर ऑर्बिट से भी के में आ सकता है। तो लेमन सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट शेल में आएगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहाँ पर आएगा? के में। तो कौन सी सीरीज़ बनेगी? लेमन सीरीज़। तो लेमन सीरीज़ के लिए N1 क्या हो गया? N1 क्या होता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट। लोअर कौन सा हो गया? फर्स्ट। N1 क्या हो गया लेमन के लिए? 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं दूर से कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट शेल में। फर्स्ट के लिए N की वैल्यू क्या होती है? 1। लेमन के लिए N1 क्या हो जाएगा? 1। ये बात समझ आई क्यों N1 1 हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं हायर ऑर्बिट से कहाँ पर आ रहा है? के शेल में, फर्स्ट शेल में। तो इसीलिए N1 को हम क्या कह देते हैं? लेमन के लिए 1। अब लेमन सीरीज़ के लिए N2 क्या हो सकता है? तो N2 2 भी हो सकता है, मतलब सेकेंड शेल से वो 1 में आ रहा हो, या फिर 3 भी हो सकता है कि 3 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा हो, मतलब M से K में आ रहा हो, ठीक है। या फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर वो कहीं बहुत दूर से आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। लेमन के लिए N2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2, और मैक्सिमम क्या होगी? इन्फिनिटी। नेक्स्ट सीरीज़ है बाल्मर सीरीज़, ठीक है। बाल्मर सीरीज़ उस वक्त बनती है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकेंड शेल में आ रहा हो, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन कहीं हायर ऑर्बिट में मौजूद है, ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट उस हायर ऑर्बिट से आ जाए लोअर ऑर्बिट में, अपने पहले वाले ऑर्बिट में, मतलब के में, फर्स्ट शेल में आ जाए, डायरेक्ट भी हो सकता है। बट एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन ने पहले थोड़ी सी एनर्जी लॉस की, फॉर एग्जांपल वह एन में आ गया, फिर उसने और एनर्जी एमिट की, एम में आ गया, फिर एल में आया, फिर के, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज़ हमें कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहाँ पर आ रहा हो? सेकेंड शेल में, ठीक है। तो बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड, 2 मतलब, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? सेकेंड शेल में। N2 क्या हो जाएगा? तो N2 3 से शुरू होगा, क्योंकि सेकेंड में तो वो आ रहा है। 3, 4 और इसी तरह से इन्फिनिटी। अब थर्ड हमारे पास है पेस्टन सीरीज़। पेस्टन सीरीज़ उस वक्त बनेगी जब इलेक्ट्रॉन कहीं हायर ऑर्बिट से आ रहा हो, थर्ड शेल में, M शेल में। तो उस वक्त जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो किस में आएंगी? पेस्टन सीरीज़ में। पेस्टन सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और पेस्टन के लिए N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, 5, 6 और इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज़ उस वक्त बनेगी जब इलेक्ट्रॉन कहीं हायर ऑर्बिट से आएगा फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहीं हायर ऑर्बिट से कहाँ पर आएगा? फोर्थ ऑर्बिट में। तो कौन सी सीरीज़ बनेगी? ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू क्या हो गई? 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहाँ पर आ रहा है? फोर्थ ऑर्बिट में। इसी तरह से फिर N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
4 में आ रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट से आ रहा है ना, तो 5 हो सकती है वैल्यू, 6 हो सकती है और फिर इन्फिनिटी। उसके बाद है पी फंड सीरीज़। पी फंड सीरीज़ उस वक्त बनती है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से आएगा 5th ऑर्बिट में, ठीक है, 5th ऑर्बिट में। तो पी फंड के लिए n1 क्या हो जाएगा 5 और n2 क्या होगा 6, 7 और फिर इन्फिनिटी। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन समझ में आई, सीरीज़, लैमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस, ठीक है, उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, विजिबल रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये सारी क्या है, टाइप्स हैं। अल्ट्रावायलेट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्सरे भी होती है, वो यूवी से पहले आती है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। विजिबल, ये भी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंफ्रारेड भी इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मिड, IR और फार। तो हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है, और ये कैटेगरी हमने किन बेसिस पे बनाई है, वेवलेंथ की बेस पर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने किस बेस पे डिवाइड किया है, वेवलेंथ की बेस पर, ठीक है। मतलब जैसे कि विजिबल जो रेडिएशंस होती हैं, इनकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमने देखा था ना, जो हमारे पास वेबक्योर था, वायलेट से लेके रेड कलर तक। तो ये जो 7 कलर्स हैं जो कि हमें दिखते हैं, ये किस में आते हैं, विजिबल रेडिएशन में, और उनकी वेवलेंथ कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000। तो विजिबल की वेवलेंथ क्या हो गई, 4000 से 7000 के अंदर जो भी वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी, विजिबल में। अब अगर 4000 से कम हो वेवलेंथ तो वो आएगा यूवी रेडिएशंस में। लेस देन 4000 यूवी रेडिएशन में आ गया। 4000 से 7000 विजिबल में आ गया। मतलब 7000 से फिर जो ज़्यादा होगा वो किस में आ जाएगा, इंफ्रारेड। तो मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब हम इस तरह जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग, वेवलेंथ बढ़ रही है। यूवी की कम है, विजिबल की उससे ज़्यादा, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा। फिर मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड आते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज़ बनती है ना, लैमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, तो इसमें जो लैमन सीरीज़ है उसकी वेवलेंथ लेस है 4000 से, लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। तो अब बताओ, लेस देन 4000 हो गया लैमन, तो लैमन किस में फॉल कर रहा है, यूवी में, विजिबल में, या फिर इंफ्रारेड, या फिर मिड इंफ्रारेड, या फिर फार इंफ्रारेड। तो हमने ये बात देखी कि जिन रेडिएशन की वेवलेंथ 4000 से कम होगी वो किस में आ जाएंगी, यूवी रेडिएशंस में। वो यूवी रीजन में आएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। तो रीजन इसका क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब जो सेकंड सीरीज़ है बाल्मर सीरीज़, इसकी वेवलेंथ है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये किस में आ जाएगा, विजिबल में। तो इसका रीजन क्या होगा, विजिबल। और थर्ड सीरीज़ पास्टन सीरीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी 7000 से, ठीक है, मोर देन 7000। तो अब मोर देन 7000 में क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड, IR। और ब्रैकेट की फिर और ज़्यादा होगी, पी फंड की उससे भी ज़्यादा। तो फिर ब्रैकेट सीरीज़ किस में आ जाएगी, मिड IR, और फिर पी फंड किस में आएगा, फार इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं हाइड्रोजन की, उनकी अगर हम वेवलेंथ देखें तो हर सीरीज़ की वेवलेंथ अलग अलग है। जैसे कि लैमन की लेस देन 4000 है, बाल्मर की 4000 से 7000 है, पास्टन की मोर देन 7000 है, ब्रैकेट की उससे और ज़्यादा होगी, पी फंड की और ज़्यादा, ठीक है। और इसी तरह से वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से इनके रीजन्स भी क्या बनते हैं, डिफरेंट। लैमन आ रहा है यूवी रेडिएशन में, यूवी रीजन में, बाल्मर आ रहा है विजिबल रीजन में, ये IR, और फिर मिड इंफ्रारेड में ब्रैकेट आ रहा है, पी फंड किस में आ रहा है, फार इंफ्रारेड में, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी है। बुक में एक फॉर्मूला है वेव नंबर का, ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर हमें इन सीरीज़ का वेव नंबर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सवाल में ऐसा लिखा हो कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में,
कहाँ से आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में। अब जो एनर्जी यहाँ से एमिट होगी उसका वेव नंबर बता दें तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें देखो हमने वैल्यूज़ कैसे रखनी होंगी। n1 क्या है, जहाँ पर वो आ रहा है लोवेस्ट लेवल होगा। n2 जहाँ से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है फर्स्ट में, तो n1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट मतलब 1। कहाँ से आ रहा है, 3 से, n2 की जगह पर क्या रखोगे, 3। और फिर राइडबर्ग कांस्टेंट की जगह पर उसकी वैल्यू रख के हम कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक और बात पूछी जाती है सवाल में कि स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी बनेंगी। लेमन होगा, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्न, कौन सी सीरीज़ बनेगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट शेल में। कौन सी सीरीज़ बनेगी, लेमन सीरीज़। जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आएगा लेमन सीरीज़, इलेक्ट्रॉन सेकंड में आएगा बाल्मर, थर्ड में आएगा पास्टन, फोर्थ में आएगा ब्रैकेट, 5 में आएगा पीफर्न, ठीक है। तो इस तरह से बातें पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल इस तरह से आएंगे इसके। नाउ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल है नंबर 2 ऑन पेज नंबर 49, ठीक है। सवाल में हमें कहा जा रहा है कि एक फोटोन जिसका वेव नंबर हमें गिवन है 23 एक्सपोनेंट 5 पर मीटर, ठीक है। ये वेव नंबर हमें गिवन है। एक फोटोन एमिट हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर एनर्जी ऑर्बिट से, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से n2 में। वेव नंबर ये बन रहा है उस वेव का, ठीक है। वेव नंबर हमें सवाल में गिवन है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर ऑर्बिट से n2 में। हायर ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है, n2 में। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 हम किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड शेल में। n1 क्या हो जाएगा, 2। और n2 क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। कहाँ से आ रहा है, ये हमें सवाल में गिवन नहीं है, हमने यही बताना है। हमने वो ऑर्बिट बताना है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है n2 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गिवन डेटा। रिक्वायर्ड हमें क्या है, n2। ये बात समझ आ गई, डेटा समझ आ गया इसका। हमें वेव नंबर गिवन है सवाल में, इसके अलावा हमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन n2 में आ रहा है ट्रांजिशन करके। हमने क्या बताना है कि किस ऑर्बिट से आ रहा है, हायर ऑर्बिट को हमने निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू राइडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, वेव नंबर हमें क्या गिवन है, 23 एक्सपोनेंट 5, ये हो गया, ठीक है। राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। ये सवाल में हमें गिवन है। n1 क्या है, 2 का स्क्वायर। n2 क्या है, सवाल में नहीं गिवन है, हमने निकालना है, तो n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको एक तरफ करेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ शिफ्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए n2 को हमने अलग करना है, बाकी वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। तो राइडबर्ग कांस्टेंट को पहले हम लेकर आएंगे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। 23 एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाय 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ये हो गया। इज इक्वल टू के बाद क्या रह गया यहाँ पर, 1 डिवाइड बाय, इसको हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 4। 2 का स्क्वायर लिया 4 हो गया, 1 अपॉन n2 स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 23 एक्सपोनेंट 5 को डिवाइड करेंगे 1.09678 एक्सपोनेंट 7 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2097, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 डिवाइड बाय 4, इसे जब हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.25 और माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर उसी तरह से रहेगा। अब हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर माइनस के साथ है ना, इस पूरे को उठाकर
दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। दूसरे साइड पे हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि जो माइनस का साइन है वो भी पॉजिटिव बन जाए और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, वरना फिर लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड्स पर। ठीक है, तो हम पहले ही क्या कर ले रहे हैं, इस पूरे -1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर को दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पर आई, माइनस था पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 0.25 उसी तरह से रहेगा और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0.25 के पास शिफ्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव में थी, यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगी, -0.2097। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे, -0.25 माइनस 0.2097 0.2097 0.403 0.0403। ठीक है, 0.0403। यहाँ पे 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर ऐसा ही है। अब देखो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में है। ठीक है, 1/n2 स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इसको n2 स्क्वायर करेंगे तो दूसरी साइड पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 0.0403। ठीक है, 1/n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0.04, तो फिर n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0.04। ये बात समझ आई। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 0.0403 24.81, क्या आ गया, 24.81 n2 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है n2। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर रूट लगाएंगे। n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24.81, रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका जब हम रूट लेंगे तो क्या आएगा, 4.98 मतलब कि 5। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी कभी भी क्योंकि शेल क्या होता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 3rd होगा या 4th शेल होगा, 5th शेल होगा। 4.9 4.8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 4.98 हमारी वैल्यू आ रही है। इसको क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 5। तो n2 क्या आ गया हमारे पास, 5। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, n2 इज इक्वल टू 5 मतलब 5th शेल। सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। हमें दूसरी बात ये बतानी है कि स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी बनेगी। सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर 2 लिखोगे, सिंस n1 इज इक्वल टू 2, n1 क्या है, 2, तो स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी बनेगी, इलेक्ट्रॉन 2 में जब भी आएगा कौन सी सीरीज़ होगी, बाल्मर सीरीज़। तो इसका आंसर क्या होगा, बाल्मर सीरीज़। ये दोनों हमारे आंसर हो गए।